नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गढ़वाल कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आपको बेसब्री से इंतजार रहा है कि सर हमने सारे जो ग्रेड 2 के सब्जेक्ट्स हैं उनके पाठ्यक्रम को देखा है, सभी की क्लासेस काफ़ी प्रोसीड हो चुकी हैं, सभी प्रकार के हमें वहाँ पर पाठ्यक्रम मिल भी रहे हैं, तो हम इंग्लिश का कब लेंगे। वो घड़ी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था आ चुकी है आपकी दहलीज पर। बस केवल इस मौके को ग्रेब करने का, इस चांस को वहाँ ग्रेब करने का आपका एफर्ट हमें चाहिए, जो जरूर होना चाहिए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो अपना पार्ट रहेगा कौन से सब्जेक्ट का, इंग्लिश का रहेगा। किसका रहेगा दोस्तों, आपका इंग्लिश का पार्ट रहेगा। कौन से ग्रेड का, ग्रेड 2 का रहेगा, जिसे आप अपनी भाषा में सेकंड ग्रेड कहते हैं या फिर सीनियर टीचर कहते हैं या फिर वरिष्ठ अध्यापक करते हैं। जहां पर आपकी जो भाषा है उस भाषा के साथ में ग्रामेटिकल पोर्शन का हिस्सा बहुत बड़ा है, इसमें लिटरेरी पार्ट काफी कम है। इसका सिलेबस अपने स्कूल लेक्चरर यानी स्कूल व्याख्याता या फिर अपन ये कहें कि जो आपका रीट है, ग्रेड 3 है, आपका तृतीय श्रेणी अध्यापक है, उनसे बिल्कुल अलग है। हाँ, कुछ पॉइंट्स आपके कॉमन हैं, जैसे कुछ ग्रामेटिकल पार्ट हो सकते हैं, कुछ आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, लेकिन बाकी अगर ग्रामेटिकल पोर्शन को आप कंप्लीटली एक जगह कवर करना चाहें तो वो केवल और केवल आपका ग्रेड 2 में या फिर सेकंड ग्रेड के एग्जामिनेशन में कवर होता है। तो आज हम बात करते हैं यहां पर अपने सिलेबस की। हमें पता होना चाहिए कि यहां पर हम ग्रेड 2 इंग्लिश है उसका अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो किस टाइप का सिलेबस है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या आरपीएससी के द्वारा हमारे समक्ष रखा गया है, कौन कौन से सेक्शंस में रखा गया, कौन कौन से खंड्स में रखा गया। जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, यहां पर ये अपनी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है किसके द्वारा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा। और अपनी जो बात चल रही है वो यहां पर बात किसकी हो रही है, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश की। किसकी बात हो रही है, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश की। देखिए इसका जो पहला सेक्शन है, जो इसका पहला खंड रहेगा आपका, वो किसके बारे में, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी का मतलब आप समझते ही हैं सारे, इसे हम क्या कहते हैं, आपका माध्यमिक स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आपका माध्यमिक स्तर बोलते हैं आपका इसे। और जो सीनियर सेकेंडरी वाला है इसे हम क्या पढ़ते हैं, आपका उच्च माध्यमिक स्तर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे, आपका उच्च माध्यमिक स्तर पढ़ते हैं। अब इन दोनों के लिए लेवल पर जितनी जो ग्रामर आपकी अटेस्ट होती है, चाहे वो आपके राजस्थान बोर्ड की होती है, ठीक है, या फिर कुछ हद तक सीबीएसई की होती है, अगर कॉम्बिनेशन में अपन बोले तो एनसीईआरटी की बुक्स का नाम भी अपन वहां पर ले सकते हैं। मतलब ग्रामर रहेगी वो वही है, चाहे वो आप आरबीएससी में पढ़ें जिसे आप बीएसईआर भी कहते हैं, चाहे आप उसे वहां सीबीएसई में पढ़ें, चाहे आप उसे आईसीएसई में पढ़ें, चाहे आप उसे एनसीईआरटी की बुक का नाम लेकर पढ़ें या फिर किसी रेफरेंस बुक का नाम लेकर पढ़ें, या फिर आप यहां पर यूनिवर्सिटी ग्रामर के नाम से पढ़ें, बात वहीं पर आनी है आपकी। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो किसका रहेगा, आपका वहां पर ग्रामेटिकल पोर्शन का रहेगा। मतलब मैट्रिकुलेशन का लेवल है आपका, और इधर क्या है आपके लिए वहां पर जो हायर सेकेंडरी क्लास है उसका लेवल रहेगा। तो हायर सेकेंडरी अपन बोल दें जिसमें इजीली ये सारी चीजें कवर हो सकती हैं। जो पुस्तक इसे बेहतर ढंग से कवर करती है उसका नाम है आपका हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। याद रखिएगा क्या नाम है उसका, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो कि लिखा हुआ है आपका रैन एंड मार्टिन, पब्लिकेशन आपका है एस चंद। अगर ये बुक आपको परचेज भी दोस्तों करनी पड़े तो वो आपको रेगुलर एडिशन लेना है। कौन सा, रेगुलर एडिशन, जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, किसी प्रकार से कोई आपका अनुवाद नहीं किया गया, ओरिजिनल मैटर में किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं किया गया। लेकिन ये चीज पहले क्लियर कर दूं, अगर आप इसमें इस कोर्स में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहते हैं तो आपको किसी बुक को परचेज करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। डिफरेंट रेफरेंस बुक्स का जितना मटेरियल आपके काम का होता है, वाइटल इंपॉर्टेंस वहां रखता है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहीं पर मैं दे दूंगा, तो ताकि आपका सिलेक्शन है उसमें कोई रुकावट, कोई बाधा वहां पर ना आए। अभी देखिएगा अपना जो पहला पार्ट रहेगा वो पार्ट यहां पर किसके बारे में है, ग्रामर एंड यूसेज। किसके लिए है, ग्रामर एंड यूसेज। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें मिस स्पेल्ट संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ग्रामर का स्पेलिंग आपका GRAMMAR है, इसे ग्रामर आप कभी नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए। इसे जब अपन पढ़ते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन फोनेटिकली यूं लिखा जाता है, और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो हमारे सिलेबस में ऑलरेडी है। इसे हम चाहें तो इस तरीके से भी आपका लिख सकते हैं, ये भी इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनाया जा सकता है, या फिर आप चाहें
तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से भी आपका लिया जा सकता है। मतलब इसमें जो रे साउंड है वो कैसा रहेगा आपका, ऑप्शनल रहेगा। और इसे आप पढ़ते हैं तो ये यूजेज नहीं होगा बल्कि क्या रहेगा आपका, यूसेज रहेगा। यूजेज नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा आपका, वहां पर यूसेज रहेगा। क्या पढ़ेंगे इसे, आपका यूसेज। ये अपन फोनेटिक में बात करेंगे लेटर ऑन, जहां आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें जो पहला टर्म हमें दिया जा रहा है वो किसके बारे में, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। यहां पर एक चीज थोड़ी सी मैं आपकी क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां से निकल कर आया। देखिए एक्चुअल में अपन बात करते हैं इंग्लिश की, अंग्रेजी भाषा की, तो जो अपना इंग्लिश है वो इंग्लिश अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, एक वर्ड आपका लैंग्वेज। और लैंग्वेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आपका भाषा कहते हैं। ये आप दोस्तों को समझना होगा कि इसके प्रोनाउंसिएशन संबंधी किसी भी प्रकार की आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। इसका जो टर्म आएगा वो लैंग्वेज नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, आपका लैंग्वेज बनेगा। और जो लैंग्वेज का फंक्शन होता है, इसका जो कार्य होता है वो कार्य भी आपको अपने मद्देनजर वहां पर रखना है। इसको भी आपको ढंग से वहां पर देखना है जी। अब ये फंक्शन है वो किस तरीके से आपकी डीलिंग देगा वो आप चेक करेंगे। ये फंक्शन ये रहेगा कि या तो आप किसी को टीच करते हैं अर्थात अध्यापन कार्य करवाते हैं जैसा कि मैं आप दोस्तों को करवा रहा हूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि टू लर्न आप किसी से कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं, या फिर शिक्षण सहायक सामग्री प्राप्त करते हैं अर्थात अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं। और इन दोनों ही फंक्शन के लिए हमें वहां पर क्या चाहिए, आपका स्पीच चाहिए। क्या चाहिए, आपका स्पीच चाहिए। देखिए इसे रिकैपिचुलेट कीजिएगा। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है जिसका फंक्शन किसी को टीच करना है या किसी से लर्न करना है, और टीच करने या लर्न करने के फंक्शन का काम कौन करेगा, आपका एक स्पीच वहां पर करने वाला होता है। और ये जो आपका स्पीच है इसका कैटेगराइजेशन होता है। ध्यान दीजिए जरा, ये स्पीच है इसका एक कैटेगराइजेशन होता है, और ये कैटेगराइजेशन आप दो भागों में यहां पर बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, आपका दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहले वाला जो अपना हिस्सा होता है उस हिस्से को हम नाम देते हैं आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम देते हैं दोस्तों, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसे पढ़ा जाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये जाना जाता है आपका ग्रामर का टुकड़ा या फिर व्याकरण का हिस्सा यहां पर जाना जाता है। और ग्रामर है इसमें हम शो करते हैं, तो इसका जो टर्म मुझे चाहिए यह टर्म मेरे पास में आता है एक्यूरेसी के लिए। किसके लिए आता है, एक्यूरेसी, जिसे आपको हिंदी में पता होना चाहिए क्या कहा जाता है, शुद्धता कहा जाता है। जैसे आई के साथ एम आएगा, आई के साथ आर नहीं आएगा, ही के साथ इज आएगा, ही के साथ आपका आर नहीं आएगा, दे के साथ वर आएगा, दे के साथ वोज नहीं आएगा, लाइक दैट। इस टाइप की जो एक्यूरेसी है, इस टाइप की जो शुद्धता होती है, उसे हम किस में काउंट करते हैं, आपका ग्रामर में काउंट करते हैं, और वो किस में जाएगा, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएगा। और जो दूसरा टुकड़ा हमें यहां चाहिए वो टुकड़ा हमारा रहता है फिगर्स ऑफ स्पीच का। किसका रहता है, आपका फिगर्स ऑफ स्पीच का। अब ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये हिस्सा किसका है, ये अपना टर्म आता है, ये हम काउंट करते हैं यहां पर लिटरेचर में। किसके काउंट करते हैं दोस्तों, आपका लिटरेचर में। लिटरेचर बोले तो साहित्य में आपका। और लिटरेचर में क्या फंक्शन करता है, आइदर ऑर्नामेंटेशन, ये देखिएगा, आइदर ऑर्नामेंटेशन और डेकोरेशन। आइदर ऑर्नामेंटेशन और डेकोरेशन। मेरे प्रोनाउंसिएशन पे जरूर गौर कीजिएगा। अपने सिलेबस में ना केवल फोनेटिक है बल्कि वर्ड स्ट्रेस भी है। फोनेटिक भी है, वर्ड स्ट्रेस भी है, दोनों चीजें हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक जो जो एक्सेंट, जो जो इंटोनेशन, जो जो प्रोनाउंसिएशन में आपके समक्ष करूं, उसको ध्यान से सुनना है, मनन करना है, और कोशिश ये करनी है कि पेन और पेपर साथ लेकर बैठे रहें। आपका उच्चारण जहां गलत होता है उसे रफली अपनी नेटिव टंग में, अपनी मदर टंग में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में, जिसमें आपको सहज महसूस होता है, उसमें आप लिखते चलें, ताकि जब फोनेटिक का टॉपिक आपको पढ़ाऊं तो आपका बेसिक मजबूत रहे। हालांकि उस वक्त भी चीजें बिल्कुल नॉर्मल लेवल से अपिश लेवल तक ले जाई जाएंगी, लेकिन तब तक आपको एक एक उच्चारण पे फोकस करना पड़ेगा। ये ऑर्नामेंटेशन है, ये किसके लिए यूज होता है, आपका अलंकरण के लिए। और इसे ही मैं अन्य टर्म में बोलना चाहूं तो बता दीजिए, इसे क्या कहा जाएगा, आपका डेकोरेशन। और डेकोरेशन को मैं हिंदी में क्या कह सकता हूं, आपका सजावट का नाम भी दे सकता हूं जी। ठीक है, अब ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट किस में चला गया आपका, अगर गौर करते हैं तो जैसे आप रस की बात करते हैं कि श्रृंगार रस है, संयोग रस है आपका, ठीक है, या फिर आप ये कहें साहब इसमें अलंकार है, रस ना
हो तो आप अलंकार की बात कर लें। यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है आपका, अत्युक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है आपका। इसी टाइप में आपका एक बात और हो सकती है जिसे हम किसके लिए कहते हैं, छंद के लिए कहते हैं, वो भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। इन चीजों का जो समावेश होता है वो भाषा में क्या करता है आपका, सजाने का या फिर सजावट का काम किया करता है, उसे फर्निश करने का। यहां मैं वर्ड फिनिश नहीं बोल रहा हूं बल्कि मैं शब्द क्या बोल रहा हूं आपका, फर्निश करने का। और फर्निश को हम हिंदी में क्या कहते हैं आपका, सुसज्जित करना। क्या पढ़ा जाता है इसे आपका, सुसज्जित करना। तो किसी भी भाषा है उसको ऑर्नामेंट करना, उसका अलंकरण करना, उसकी सजावट करना, उसे सुसज्जित करना, यह काम लिटरेचर का होता है। और उसमें हमें क्या मिलते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच मिलते हैं। जबकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिस्सा होता है वो ग्रामर का होता है, जो हमें क्या शो करता है, आपका एक्यूरेसी शो करता है या फिर आपका शुद्धता वहां पर शो करता है। तो अपनी बात जो यहां पर चल रही थी वो सबसे पहले किसकी चल रही है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच की। यहीं पर मैं आपको लेकर आया हूं इसके अंदर। तो यहां पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनकी हमें स्टडी करनी है अपने ग्रेड 2 के सिलेबस के अंदर, उसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। आपको वहां पर नाउन मिल सकता है जिसे आप संज्ञा शब्द कहते हैं। आपको इसके अंदर प्रोनाउन मिलेगा, मतलब टू वाला, सेकंड वाला। तीसरे की अपन बात करें तो यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन ढंग से सीख लीजिएगा। इसे क्या कहा जाता है, आपका एडजेक्टिव कहा जाता है। इसका उच्चारण दोस्तों एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऐसा कुछ नहीं होता है। एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि क्या रहेगा, एडजेक्टिव। क्या रहेगा, एडजेक्टिव। इसकी बात अपन फोनेटिक में लेटर ऑन करेंगे, उतना डीप इशू तभी लेकर आएंगे। अभी अपना सिलेबस इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसी पे फोकस करते हैं। इसके अलावा अपनी टर्मिनोलॉजी वर्ब की रहेगी। इसके अलावा अपना जो टर्म है वो वर्ब की बजाय किस में जाएगा, आपका एडवर्ब में जाएगा। इसके अलावा हम टर्म लेना चाहें तो ये टर्म अपने पास में किस में जाएगा, आपका कंजक्शन में जाएगा, कंजक्शन में। और इसे ही अपन दूसरे टर्म में बोलना चाहें तो बता दीजिए, इसे क्या कहा जाएगा, आपका कनेक्टिव कहा जाएगा। मतलब संयोजक शब्द का नाम इसे दिया जाएगा, कनेक्टिव या फिर कंजक्शन, कनेक्टिव या फिर कंजक्शन। इस तरीके से इसकी डीलिंग वहां पर करवा दी जाएगी। और फिर नंबर 7 का पार्ट अपने पास में आता है जिसे अपन किसका नाम देते हैं, आपका प्रेपोजिशन का। क्या नाम बोलते हैं दोस्तों, आपका प्रेपोजिशन का नाम बोलते हैं। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने अभी अभी यहां पर लिखा ना आपका कनेक्टिव, इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रॉपर वे में किसी रेफरेंस बुक में नाम नहीं दिया जाता है। हम अपन समझने के लिए बोलते हैं कि ये कंजक्शन की बजाय कनेक्टिव भी हो सकता है। अगर कोई आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे तो वहां पर आपको सीधा नाम कंजक्शन ही बोलना होता है। क्या बोलना होता है, आपका कंजक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर का लेकिन सबसे नायाब रहेगा आपका, क्योंकि इस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, और उसे हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरजेक्शन। तो अपना सवाल यह बनता है एग्जाम में कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्पीचेस, देखो मैंने क्या बोला, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। अगर आपने गौर किया हो, ठीक है, इस चीज को करेक्ट कीजिए एक बार। देखिए ये जो दो टर्म आपके पास आ रहे हैं, ये जो दो टर्म आपके पास आ रहे हैं, एक तो कौन सा है आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, एक कौन सा है आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी में और जोड़ लीजिए आप ऐसा कहें कौन सा, आपका पार्ट ऑफ स्पीचेस। ये लीजिए कौन सा सही है, माइंड कीजिए इस चीज को। विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, इस पैटर्न के अंदर अपने पास में ये जो पहले वाला पार्ट है वो यहां तक तो सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है, ये यहां गलत है। नीचे वाले में ये पार्ट्स आपका सही है, स्पीच यहां पर सही है। फिर यहां पर ये पार्ट, ये अकेला हो सकता है, ये अकेला हो सकता है, एक वचन में पार्ट हो सकता है, बहुवचन में पार्ट्स हो सकता है, लेकिन यहां इसके साथ ये स्पीचेस क्या आ गया, गलत आ गया। मतलब मेरी लैंग्वेज है वो ये कभी नहीं बनेगी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, क्या होनी चाहिए आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर एक से ज्यादा है, और बिल्कुल एक से ज्यादा है तभी तो है, अर्थात ये जो बहुवचन बनेगा वो स्पीच का बनेगा या फिर आपका पार्ट का बनेगा, पार्ट का बनेगा। यानी प्लूरलिटी का जो फॉर्मेशन है, जो बहुवचन का आपका निरूपण है, वो आप यहां स्पीच की बजाय किससे करेंगे, आपका पार्ट से करेंगे। और क्या रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक यूं ही
इसी आधार के ऊपर हमें इसमें भी ध्यान देना है, वो कभी भी फिगर्स ऑफ स्पीचेस नहीं होता है, बल्कि क्या रहेगा आपका फिगर ऑफ स्पीच एक वचन में, और अगर बहुवचन में आप लेना चाहें तो ये किस में चला जाएगा आपका फिगर्स ऑफ स्पीच में चला जाएगा। किस में जाएगा? फिगर्स ऑफ स्पीच में। तो ये दो चीजें ये आपको क्लैरिटी के साथ याद रखनी है। कौन सी? पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये जो आपको बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे आपके समक्ष बताइए क्या नाम है आपका? पार्ट्स ऑफ स्पीचेज हैं या स्पीच हैं? बिल्कुल स्पीच वहां माना जाएगा। अब इसमें कई बार कहा जाता है कि 7 ही होते हैं, कुछ कहते हैं कि 9 ही होते हैं, तो 9 वाला तो कोई इशू है ही नहीं। केवल यह ध्यान रखना 7 और 8 का क्या मामला है। ये जो लास्ट का अपने पास आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम किसका नाम देते हैं? इंटरजेक्शन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं आपका? इंटरजेक्शन का। इसे सेमी या हाफ पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब इसका टर्न आएगा तब मैं बताऊंगा। लेकिन आपका आंसर ये नहीं होगा कि 7.5, 7.5 नहीं होगा, या तो आंसर 7 होगा या फिर आंसर 8 होगा। ऑप्शन में इस तरीके से नहीं होगा। अगर दोनों मिलते हैं तो आंसर आपको 8 ही लेना है, क्योंकि रिकमेंडेशन हमेशा आरपीएससी किसकी मांगती है? रैन एंड मार्टिन की मांगती है, और उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं? आपका 8 पढ़ने हैं। एक बार दोहरा लेंगे मेरे साथ में, क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये तो बात रही अपने पहले सेक्शन के अंदर किसकी? वहां पर पहले पॉइंट की, जो कौन सा है आपका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। क्लियर? फिर उसके बाद में अगली चीज जो हमें देखनी है वो हमें यहां पर क्या पढ़ना है आपका? डिटरमिनस। इसका उच्चारण सुन लीजिएगा, क्या है? डिटरमिनस। इसे डिटरमाइनस नहीं बोलना है, ये एक डिटरमाइन नामक वर्ब से बना है, जिसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चित करना या फिर आपका परिसीमित करना। और दृढ़ निश्चित करने वाले, परिसीमित करने वाले दृढ़ निश्चायक शब्द या परिसीमक शब्द, उन्हें क्या कहा जाता है? डिटरमिनस कहा जाता है। हालांकि वर्ब का उच्चारण डिटरमाइन है, वर्ब का उच्चारण डिटरमाइन है, लेकिन जो अपना नाउन बन जाता है वो डिटरमाइनर की बजाय डिटरमिनर में आ जाता है, और उसका प्लूरल क्या बन जाता है आपका? डिटरमिनस बन जाता है। और इसी की संतान, इसी की प्रोजीनी है हम आर्टिकल को मानते हैं, जिसमें ए एंड द ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। कुछ नाम आपके जहन में डाल दूं ताकि आपको याद रहे, आपको पता चले कि हम कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, a few, the few, much, many, many a, many an, both, all, either, neither या each, every, several, various, a lot of, lots of, या फिर अपने पास में रहता है अलग से this, that, these, those। ये सारे ए अंदा को मिलाकर ये सारे के सारे किस में काउंट होते हैं? आपके डिटरमिनस में काउंट होते हैं। तो उनकी बात वहां करेंगे, आर्टिकल साथ में इसमें अटैच हो ही जाएगा। फिर अपन यहां बात करते हैं टेंसेस की। अब टेंसेस के अंदर वो भ्रांति भी आपकी दूर निकाल दी जाएगी, जिसमें कई बार आपको कहा जाता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कई बार कहा जाता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टेंस और टाइम का रिलेशन क्या है आपका? टेंस से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है? क्या केवल करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का ही सवाल इसमें पूछा जाता है, या फिर टेंस की डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इसमें आता है, या फिर टेंस की जो आपकी ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश है उसमें होता है? ग्रामर है तो नोशनल ग्रामर है या फिर आपका फंक्शनल ग्रामर है? इन सारी चीजों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में? आपका टेंसेस के बारे में। फिर अपन बात करते हैं यहां पर सब्जेक्ट अग्रीमेंट। आज की इंग्लिश की शायद ही कोई ऐसी एग्जामिनेशन बची होगी जिसके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं जुड़ा हो। कौन सा? आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसे एक अलग नाम से और जाना जाता है, और इसे यहां पर केवल और केवल सिंटेक्स पढ़ दिया जाता है। दूसरे नाम में से सिंटेक्स पढ़ देते हैं, या फिर इसी के लिए आपका एक टर्म कुछ बुक्स में आपको मिल जाता है, इसे अपन क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। क्या पढ़ा जाता है आपका? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ये नाम आपको यहां पर दिया जाता है। ये चाहे सिंटेक्स के नाम से पढ़ो, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से पढ़ो, या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से पढ़ो। ये अग्रीमेंट है बजाय एग्रीमेंट के, बात एक ही रहेगी। जहां पर नंबर अर्थात वचन के आधार पर कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आपका माना जाएगा। इस तरीके से उसकी डीलिंग करनी है अपने को। फिर नेक्स्ट ये वाला पार्ट, अब इसमें अलग से लिखा हुआ आपका, क्या लिखा हुआ आपका? प्रीपोजिशंस। लेकिन एक्चुअल में आप अगर गौर करें तो अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला हिस्सा भी लिखा है, उसके अंदर देखिए यहां पर ये टर्म आपका आ चुका है।
कौन सा है आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को मैं अलग नाम से पढ़ूं ही क्यों, जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें मेरी उसके अंदर शामिल हो जानी है, सारी की सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जानी है, कुछ भी बचना नहीं है। तो प्रीपोजिशन उसके अंदर इंक्लूजन में है, उसके अंदर पहले से क्या रहेगा आपका शामिल वहां पर रहेगा। ये चीज आपको पढ़नी है इसमें, अर्थात ये प्रीपोजिशन का हिस्सा यही निकल कर आएगा। अगर मैं ढंग से पार्ट्स ऑफ स्पीच को खोल के आपको बताऊं तो ये डिटर्मिनर भी आपका उधर ही निकल जाएगा और वर्ब के अंदर ही क्या आ जाएगा आपका टेंस आ जाएगा। कुल मिला के जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली साथ साथ आपकी कवर होती चलेंगी। अपन ग्रामर इन यूसेज देख रहे हैं, कौन सा लेवल आपका जो सबसे बड़े वाला लेवल है, सबसे ज्यादा अंक बाहर का है, जो सेकेंडरी लेवल का है और आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। अर्थात 10th और 12th 10वीं और जो 12वीं की आपकी बुक्स होती हैं उन पर आधारित आपका मैटर आपसे पूछा जाएगा। कहां पर आपका टेक्सुअल नहीं, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट नहीं, बल्कि ग्रामेटिकल पोर्शन आपसे वहां पर पूछा जाएगा। अब अपन चलते हैं इसके आगे वाले पॉइंट पे। अब देखिएगा, ये कई बार सुना जाता है कि नहीं सर हमने तो ऐसी चीजें पहले नहीं पढ़ी। बिल्कुल पढ़ी है दोस्तों आपने, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ने का मौका भी आपको मिलेगा। यहां पर बात हो रही है किसकी, ट्रांसफॉर्मिंग एन अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। गौर करना, बाउंडेशन है जी, बाउंडेशन है। मुझे केवल इतना ही देखना है इसके अंदर कि मुझे एक वाक्य को परिवर्तित करना है, मुझे एक वाक्य को बदलना है और कहां से किसमें बदलना है वो जरूर सीख लीजिए। अर्थात एक सकारात्मक वाक्य है वो किसमें चला जाएगा, नकारात्मक में चला जाएगा, या फिर उसे प्रश्नवाचक वाक्य में ले जाया जाएगा। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, यानी एक असर्टिव जो सेंटेंस है उसी का टुकड़ा करो। असर्टिव की दो ब्रांचेज होती हैं, असर्टिव अफर्मेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, या असर्टिव को आप दूसरे वर्ड्स में डिक्लेरेटिव कह दो। अगर डिक्लेरेटिव कहते हैं तो भी वही बात है, अफर्मेटिव ये पॉजिटिव और दूसरा कौन सा आपका नेगेटिव है। तो उसको आपको करना क्या है, उसको आपका जो सेक्शन है अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव का अफर्मेटिव बनाओ, या अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव का अफर्मेटिव बनाओ। और यूजुअली जो अपना क्वेश्चन पिछले ढर्रे पर पिछले एग्जाम्स को देखते हुए हम बात करते हैं तो अपना इस वर्ष इस सेशन में 2022 की परीक्षा के अंदर हमें डेफिनेटली वही मिलना है कि अफर्मेटिव से या तो नेगेटिव बनवाया जाएगा या अफर्मेटिव से हमारा इंटेरोगेटिव। इसका उच्चारण सुनिएगा दोस्तों, आपका इंटेरोगेटिव नहीं होता। क्या नहीं होता है, इंटेरोगेटिव नहीं होता, बल्कि क्या रहता आपका इंटेरोगेटिव। क्या पढ़ा जाएगा इसे, आपका इंटेरोगेटिव पढ़ा जाएगा। फिर अगली बात पैसिव वॉइस। अब इसमें छोटे रूप में लिखा है आपका, आप इसे वॉइस के नाम से पढ़ें, एक्टिव से पैसिव करवा लें, या वाइस वर्सा में आपका पैसिव से वापस एक्टिव करवा लें। बात तो वही है आपकी, यानी दोनों तरफ से आपका दोनों एंगल से इसे चेंज करवा सकता है। जो आपका वाच्य कृत वाच्य है या फिर आपका कर्म वाच्य, कई बार आपसे कृत्री ऐसा पढ़ देते हैं, वो कृत सही है कि कृत्री वो लेटर ऑन अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका, लेकिन वॉइस का पार्ट इसके अंदर शामिल रहेगा। अपन इसमें बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, एक्शन की बात करेंगे, मूड की बात करेंगे, एस्पेक्ट की बात करेंगे, वॉइस की बात करेंगे, इन सब चीजों की अपन वहां पर बात करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है उसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, जिसे हम नरेशन का नाम भी देते हैं, और नरेशन के अलावा हम इसे स्टेटमेंट का नाम भी देते हैं, हम इसे केवल स्पीच का नाम भी देते हैं, हम इसे रिपोर्टेड स्पीच का नाम भी देते हैं। किसी भी नाम से बुलाएं, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा। लेटर ऑन हम यहां बात करते हैं किसकी, ऑक्सिलियरीज की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, आपका ऑक्सिलियरीज की। ऑक्सिलियरीज का मतलब है कि आपके एनिमल्स फाइनाइट्स क्या हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, उसमें प्राइमरी भी आएंगे जिन्हें आप ऑर्डिनरी का नाम देते हैं, उनमें आपके सेकेंडरी भी आएंगे, और उन्हीं सेकेंडरी को आप किसका नाम देते हैं, वहां पर आपके डिफेक्टिव ऑक्सिलियरीज का या फिर मॉडल ऑक्सिलियरीज का नाम देते हैं। यहां केवल ऑक्सिलियरीज का मतलब सिर्फ मॉडल ऑक्सिलियरीज से नहीं है, आपके बेस फॉर्म बी से बनने वाले इजम आर वोज वर से है, डू से बनने वाले डू डज डिड से है, हैव से बनने वाले हैज हैव हैड से है, या मॉडल ऑक्सिलियरीज में कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ought to है, used to है, need not है और आपका dare not है। इन सब के साथ इसे वहां पर अटैच किया जाएगा। उसके बाद हम यहां पर पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा आपका टॉपिक है शर्तात्मक वाक्य, जहां से डेफिनेटली दो क्वेश्चन आपको मिलने हैं और दोनों ही आपके करेक्ट होने विद इन ए सिंगल लेक्चर। याद रखिएगा मेरी बात को, विद इन ए सिंगल लेक्चर आपकी ये पूरी की पूरी चीज कवर
कवर होने वाली है, जो कहीं पर आप गलत नहीं करेंगे। ये टॉपिक हमारे ग्रेड 1 में भी चलता है, ग्रेड 2 में भी चलता है और आपका ग्रेड 3 के अंदर भी टॉपिक वहां चलता है। फिर यहां बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन से हटते हुए वोकेबलरी पार्ट में आ जाता है आपके। वोकेबलरी पार्ट के अंदर हम इसे काउंट किस नाम से करते हैं? आपका संयुक्त क्रिया के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसे? संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए एक हिंट देता हूं मैं आपको कि फ्रेजल वर्ब है क्या। हल्का सा फ्रेजल वर्ब है, उसमें आपके पास में एक वर्ब होता है और वर्ब के साथ में आपको क्या देना है? आपका एक प्रीपोजिशन। इसका उच्चारण सुन लीजिएगा, इट इज नॉट प्रीपोजिशन। ये क्या नहीं है आपका? प्रीपोजिशन नहीं है, बल्कि क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। और ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? आपका फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। बताइए दोस्तों क्या बनाते हैं? ये फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, संयुक्त क्रिया बनाते हैं। जैसे मैंने एक टर्म लिया यहां पर लुक, और लुक के साथ में मैंने क्या जोड़ा? आफ्टर। लुक के साथ में टर्म क्या जाएगा? आपका आफ्टर आ जाएगा। लुक का हिंदी मीनिंग अपन लेते हैं तो ये हिंदी मीनिंग किस में आएगा? देखना। आफ्टर का हिंदी मीनिंग अपन लेते हैं तो ये मीनिंग किस में जाएगा? आपका बाद में। देखना बाद में। अब ये कायदे के अनुसार जब एक साथ जुड़ जाता है तो इसका मीनिंग तो ये निकलना चाहिए। कौन सा? आपका लुक आफ्टर का, कि बाद में देखना। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? यहां पर क्योंकि जब भी वर्ब या प्रीपोजिशन इन दोनों का मेल होता है और ये मेल करने के बाद में अपना जो मूल अर्थ होता है उसे यहां से क्या करते हैं? आपका हटाते हैं, और हटाने के बाद में हमें एक नवीन अर्थ या नूतन अर्थ या एक न्यूअर मीनिंग होता है उसकी अप्रोच देते हैं, एक नया अर्थ हमें प्रदान करते हैं, और वही नया अर्थ हमारा फ्रेजल वर्ब में काउंट हो जाता है। तो लुक आफ्टर का हिंदी मीनिंग अपन करने वाले हैं। तो लुक आफ्टर का हिंदी मीनिंग क्या रहेगा? आपका देखभाल करना। बताइए इसे क्या पढ़ा जाएगा? आपका देखभाल करना। यह मीनिंग आपका वहां पर ले लिया जाएगा जी। क्लियर आपका? ये चीजें आपको इसमें समझनी है। अब अभी तक अपन ने बात की है इसके फर्स्ट सेक्शन की, जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग एन अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है आपका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, ऑक्सिलियरीज है, कंडीशनल सेंटेंसेस है और आपका फ्रेजल वर्ब्स है। ये एक तरीके से प्योरली मैं ग्रामर का हिस्सा नहीं मानूंगा, इसे अपन वोकेबलरी का हिस्सा कहेंगे, क्योंकि ग्रामर का जो टेंट है वो क्यों आया इसमें? यहां वर्ब मिला हुआ है, प्रीपोजिशन मिला हुआ है, इसका पुट देने के लिए इसे इसमें डाल दिया गया। अदरवाइज ये प्योरली ग्रामर का हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद अपनी अगली बात आती है किसके बारे में? सेंटेंसेस को जोड़ना। सेंटेंसेस को जोड़ने का मतलब क्या है? जब अपने पास में सेंटेंस है उसे अगला सिंपल है, सिंपल को सिंपल से जुड़वा दे, और सिंपल को सिंपल से जुड़वा के वापिस क्या बनवा ले? हमसे सिंपल ही बनवा ले। या ऐसा हो सकता है कि मेरा सिंपल सेंटेंस है उसे दूसरे सिंपल सेंटेंस से जुड़वा ले, और जुड़वा कर उसे किस में ले आए? आपका कंपाउंड में ले आए। या यूं भी हो सकता है कि मेरा सिंपल सेंटेंस है उसे सिंपल से जुड़वा दे, और जुड़वा के मुझसे क्या बनवा ले? आपका कॉम्प्लेक्स बनवा ले। ठीक है, इस तरीके से ये नेचर है, ये किसका है? आपका सेंटेंस को ज्वाइन करवाने वाला। और कुल मिला के एक तरीके से ये किसके नजदीक है? आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन के नजदीक भी है। अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन ने शुरू में देखा तो जो कंजक्शन या संयोजक शब्द है उसके नजदीक भी ये पार्ट आपका वहां पर रहने वाला है। ठीक है, यानी कुल मिला के जो ट्रेडिशनल अपना ग्रामर था, परंपरागत जो अपना अंग्रेजी व्याकरण था, जिसमें अपन ये पढ़ते हैं कि भाई आपका सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद में मॉडर्न ग्रामर आया, उसमें सिंपल को तो सिंपल रख दिया उन्होंने, लेकिन सिंपल के बाद में जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है उसको उन्होंने क्या किया? आपका वहां पर मल्टीपल वेज में रख दिया। ठीक है, मल्टी वेराइटी का बोल दिया वहां पर, यानी कुल मिला के उसे एक मिक्स्ड अप्रोच दे दी। तो क्या फर्क पड़ा? बात तो वही है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स को जोड़कर एक नाम दे दिया। कान को यहां से पकड़ो, घुमा के यहां से पकड़ो, पकड़ा कान ही न जाना है। कहानी तो वो की वो है, बदली क्या? स्टोरी तो चेंज इसमें हुई नहीं ना आपकी। फिर उसके बाद बात आ रही है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण। ये अपना सिंटैक्टिक नेचर में चेंज होगा। किस में चेंज होगा दोस्तों? आपका सिंटैक्टिक नेचर में। इसे आप सिमेंटिक नेचर में चेंज नहीं करेंगे, इसे आप अर्थ के आधार पर परिवर्तित नहीं करेंगे। इसके स्ट्रक्चर के साथ में जो इंटरफेरेंस आपको देना है, जो हस्तक्षेप करना है, जो आपका ढांचा परिवर्तित करना है, आप कर दीजिए, नो इश्यू।
ठीक, लेकिन उसका मीनिंग आपका बरकरार रखना पड़ेगा। इसमें किस तरीके से वो भी देखना कि ट्रांसफॉर्मेशन केवल यही नहीं है आपका, इसमें अपना सिंपल सेंटेंस है वो किस में जा रहा है, कंपाउंड में या फिर कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, या दूसरे जो ये पार्ट है ना वेरिड ट्रांसफॉर्मेशंस, अलग अलग प्रकार के जो आपके रूपांतरण हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करना मूलतः किसका काम है, आपका कंजक्शन का काम है। ठीक है, फिर यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें आप दो सिंपल सेंटेंस लेके उससे या तो कंपाउंड बनवा लेगा इस तरीके से, या दो सिंपल सेंटेंस लेके आपसे कॉम्प्लेक्स वहां पर बनवा लिया जाएगा। यह पैटर्न किसका है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का माना जाएगा। यह चीज आपको यहां पर समझनी है जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट जो नंबर 14 पे हमें मिल रहा है, बड़ा ही आपका मेट्रिकुलेशन का आसान सा एक इजी सा टॉपिक है, डिग्री का है, जिसे आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन कह सकते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कह सकते हैं, या इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज कह सकते हैं, या इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज कह सकते हैं। उनके बारे में आपको देखना, जिसमें 3 आपकी डिग्री होती हैं। पहला पॉजिटिव है, दूसरा कंपैरेटिव है, तीसरा आपका सुपरलेटिव। ये जो लिखा हुआ ना SUP एब्रीविएटेड साइन के साथ में, इसे बन क्या पढ़ते हैं, आपका सुपरलेटिव डिग्री। साधारण अवस्था है, तुलनात्मक अवस्था है, सर्वश्रेष्ठात्मक या श्रेष्ठात्मक अवस्था है, और उसे निगेशन के भाव में, नकारात्मकता के भाव में उसे आपका हीनात्मक डिग्री का नाम भी दिया जाता है जी। फिर अपन 15वां ले रहे हैं। ये पार्ट में बात कर रहा था ना आपकी कि शुरू से ही उच्चारण पे फोकस कीजिएगा, बिल्कुल आपके बेच की एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक शब्द, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण क्या है, यह आपके जहन में डल जाना चाहिए, ताकि उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने में, उसकी जो ध्वन्यात्मक लिपि है उसे लिखने में कोई तकल्लुफ आपका ना हो, किसी प्रकार की परेशानी आपको ना आए। यह फोनेटिक आपको तैयार करना है। और दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, यहां यह फोनेटिक नहीं होता है, ये जो शब्द है ये फोनेटिक नहीं होता है। इसे क्या पढ़ा जाता है, आपका फोनेटिक पढ़ा जाता है। और ये फोनेटिक ही अपने सिलेबस में नहीं, साथ में वर्ड स्ट्रेस है, जिसे आप बलाघात, स्वराघात कहते हैं, या फिर स्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड में प्राइमरी स्ट्रेस है, या फिर आपका सेकेंडरी स्ट्रेस है, वर्टिकल स्ट्रोक अपर साइड है, या फिर आपका वर्टिकल स्ट्रोक डाउन साइड है आपका, या फिर डॉट के साथ में है, या फिर आपका हाइफेनेटेड के साथ में है, या फिर डाउन हाइफन के साथ है, या अंडर स्कोर के साथ है। तरह तरह की बातें इसमें निकल कर आएंगी। एक एक शब्द का बारीकी के साथ में हम विश्लेषण करने वाले हैं, चाहे उसमें प्रेफिक्स आ जाए, चाहे उसमें आपका सफिक्स आ जाए, यानी दोनों तरीकों से उसे आपका लॉन्चेस में रखा जाना है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं आगे। इसमें बात आ जाती है आपकी कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस, किसकी, सामान्य जो आपकी लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, या प्रचलित वाक्यांश हैं। तो पहले भी अपने पास आया एक टर्म फ्रेजल वर्ब्स, वो भी वोकेबलरी का सेक्शन था। अब दूसरा टर्म अपने पास में आया कॉमन इडियम्स और फ्रेजेस, सामान्य जो आपकी लोकोक्तियां या मुहावरे हैं या प्रचलित वाक्यांश हैं, ये भी किसमें जाएगा, आपका वोकेबलरी सेक्शन में। मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये चीजें आपको PDF में अवेलेबल हो जाएंगी, सारी की सारी स्लाइड्स। अगर आप साथ साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझने की आप इसे कोशिश कीजिएगा, ताकि ये चीजें आपके जहन में घर कर जाएं, इजीली आप इन्हें समझ पाएं। देखिए यहां जो टर्म आया अपना, ये टर्म किसका था, वोकेबलरी पार्ट का था। नाम है वो दिया गया इसे ग्रामर के कंटेंट का, लेकिन एक्चुअल में ग्रामर से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। प्योरली ये क्या है, आपका कंसेप्ट लेस है, कंसेप्ट है ही नहीं इसमें। इसमें सीधा सीधा है कि ये फ्रेजल वर्ब है, इसका ये अलग अलग मीनिंग वर्ब में और प्रीपोजिशन में है, और सामूहिक तौर पर जोड़ने के बाद में, संयुक्त तौर पर जोड़ने के बाद में यहां इसका मीनिंग अलग बन जाएगा। बस वो मीनिंग हमसे पूछना है, या तो सेंटेंस में अंडरलाइन देके फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछ लेगा, या डायरेक्टली क्या करेगा अपना पेपर सेटर, हमें फ्रेजल वर्ब देगा, 4 ऑप्शन में मीनिंग पूछ लेगा, या फ्रेजल वर्ब देके उसका सेंटेंस में हमसे क्या करवा लेगा, यूज करवा लेगा। यही चीज इसमें हमें देखनी है, आपका किसमें, आपका फ्रेजल वर्ब में। और फिर अगला जो सेक्शन आप देख रहे थे कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस, लोकोक्ति या मुहावरे, या फिर आपका प्रचलित वाक्यांश वाला। फिर नेक्स्ट पे आइएगा, अपना जो पहला सेक्शन है किसका, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाला, जो कि 180 मार्क्स का है। कितने का है, 180 मार्क्स का। उसमें कंप्लीट ग्रामर इनहांस्ड वे में आपकी एलैबोरेशन के साथ में
लगाई हुई है, पूरा इंटरप्रिटेशन, पूरी एक्सप्लेनेशन अपने को वहां लेनी है। अब इसमें हल्का सा पार्ट अपिश लिया गया जो कि स्नातक स्तर का है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का आपको डालकर दिया गया है। अब इस ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के पैटर्न में ग्रामर भी शामिल है, पहले की भांति आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी उसमें भी ग्रामर है, इसमें उसका यूसेज है, बिल्कुल यहां भी यूसेज है, लेकिन साथ में यहां पर क्या है आपका लिटरेचर, क्या है आपका लिटरेचर, साहित्य भी जुड़ा हुआ है। जो अपन ने पढ़ा था ना शुरू में इस सिलेबस के इंट्रोडक्शन में, अपनी शुरुआती जो बात हुई वो शुरुआती बात किसकी थी वहां पर आपका, अगर आपको याद हो तो स्पीच के दो टुकड़े हमने किए थे। पहला कौन सा था आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच था, दूसरा अपने पास में कौन सा था आपका वहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच था, उसी की बात तो हम कर रहे थे। तो यहां ये जो लिटरेचर का हिस्सा है वो किसका है आपका, फिगर्स ऑफ स्पीच वाले में भी आ जाएगा। और केवल फिगर्स ऑफ स्पीच की बात नहीं है, कुछ पोइट्स को हमें देखना पड़ेगा, कुछ ड्रामेटिस्ट को हमें देखना पड़ेगा, कुछ नॉवेलिस्ट है उन्हें हमें देखना पड़ेगा, उनकी एक एक चीज है उनको हमें वहां पर कवर करना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी सेक्शन रहेगा, थोड़ा सा लंबा सेक्शन इसका वहां पर रहेगा। अब इसमें पढ़िएगा, सबसे पहले हमें यहां देखना होता है इसके अंदर बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स को, जो आधारभूत वाक्य की संरचनाएं होती हैं, जो तरीके होते हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। अर्थात मेरे पास में SPOCA, ठीक है, जो नीचे आप देख रहे हैं आपका SVOCA, उनको अपन देख रहे हैं। तो इसमें जो सेंटेंस पैटर्न बना आपका, सेंटेंस के टुकड़े हमने किए, सेंटेंस का जो डिक्शन हमने लिया उसमें छटवाया, उस छटवाने के पैटर्न को हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर वर्ब के लिए अपन टर्म इस्तेमाल करते हैं प्रेडिकेटर क्या है, एडवर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, या फिर आपका एडजेक्टिव क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें मेरे पास में यहां ऑब्जेक्ट है वो किस वे में डील हो रहा है, वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, ट्रांजिटिव में मोनोट्रांजिटिव है कि डाई ट्रांजिटिव है कि ट्राई ट्रांजिटिव है। इस तरीके से इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना है, MHM में जो मॉडिफायर हेडवर्ड मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड और पोस्ट मॉडिफायर में जो फ्रेज का एनालिसिस करना है, आपके वाक्यांश का विश्लेषण वहां पर करना है कि ये नाउन फ्रेज है कि आपका वर्ब फ्रेज है, या फिर इसके अलावा हम लेना चाहें तो इसमें आपका एडजेक्टिवल फ्रेज बनता है या नहीं बनता है, आपका नाउन फ्रेज कितना लंबा हो सकता है, किस जगह आपका जा सकता है, ये सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती हैं जी। अब ये जो पैटर्न आपके पास आ रहा है दोस्तों, ये पैटर्न वहां जाएगा जिस पैटर्न में आपके पास पूरी की पूरी ग्रामर का निचोड़ निकल कर आएगा। जिस दिन आप फ्रेज छांटना चालू कर देंगे तो आप ये मानिए कि आप अपने इस पैटर्न की बाल की खाल निकाल लेंगे, ग्रामर के एक उम्दा एक्सपर्ट बन जाएंगे, एक स्कॉलर नहीं, एक स्टूडेंट नहीं, एज ए टीचर अपने आप को वहां पर आप एस्टेब्लिश कर पाएंगे जी। फिर नेक्स्ट, जो फ्रेज का एनालिसिस हुआ ठीक उसी तरीके से आपको विश्लेषण करना किसका, क्लॉज का। क्लॉज का, ये क्लॉज नहीं होता है, दो शब्द हैं दोस्तों, ध्यान देना इनका। ये अपना ग्रेड 2 का सवाल भी रहा हुआ है, इन दोनों का हमसे उच्चारण या फोनेटिक पूछा हुआ है। एक तो है CLAUSE और दूसरा है CLOSE। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर ये जो टर्म आता है, ये टर्म पढ़ा जाता है क्लोज। क्या पढ़ा जाता है आपका, क्लोज। और ये जो नीचे वाला टर्म है इसे क्लोज नहीं पढ़ा जाता दोस्तों, इसे क्या पढ़ा जाता आपका, क्लोज। और अक्सर हमारी गलती क्या होती है कि हम इसे बिल्कुल रिवर्सल पढ़ जाते हैं, अर्थात ऊपर वाले को नीचे वाला, नीचे वाले को ऊपर वाला, बस यही तो मात खाते हैं हम। जब इसको मैं फोनेटिकली क्रिएट करूंगा तो ये ऊपर वाला टर्म मेरे पास में यूं निकल के आएगा, ऊपर वाला टर्म मेरे पास में यूं निकल के आएगा। और जो नीचे वाला टर्म होगा, जो नीचे वाला टर्म होगा, उस टर्म को मैं यहां पर इस तरीके से डील कर दूंगा साहब। ये रहा मेरा, ये पैटर्न इसके अंदर चला जाएगा। ये किस में जाएगा आपका, इस पैटर्न के अंदर। हालांकि ये यहां पर मैं स्ट्रेस्ड बोल रहा हूं, स्ट्रेस की आवश्यकता आपको नहीं है, स्ट्रेस अपन बाद में सीखने वाले हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्लोज क्या होता है, क्लोज क्या होता है। लेकिन हमें इस पोका में मतलब सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, प्रेडिकेट नहीं, कर्ता और विधेय, तब सब्जेक्ट करता है, प्रेडिकेट विधेय कर्ता को छोड़कर शेष वाक्य। लेकिन जो वर्ब अपने पास होता है, वर्ब को ही पी का नाम दिया जाता है, अर्थात उसे प्रेडिकेटर बोला जाता है। वर्ब को प्रेडिकेटर कहा जाता है और विधेय को केवल प्रेडिकेट कहा जाता है। तो ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेटर या वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और आपका एडवर्ब है। इसके सेंस में हमें क्लॉज एनालिसिस को पढ़ना, उसका विश्लेषण करना है कि क्लॉज कौन सा है, एक सेंटेंस में क्लॉज हैं कितने,
हैं, आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज कौन है, मैन क्लोज कौन है आपका, फिर इसके अंदर ये देखना कि डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, क्या दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं या एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है, इसकी बात करनी है। फिर नेक्स्ट ये देखिए, पहले हमसे क्या पूछा गया, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, वही की वही चीज यहां आ गई। अब आप कहेंगे सर यहां पर सिंबल्स नाम जुड़ा हुआ है, अरे भाई बिना ट्रांसक्रिप्शन के आप वहां पर किसी का उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी भांति बिना सिंबल के किसी भी शब्द का आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे। आपको पहले क्या चाहिए, ये सिंबल्स चाहिए। देखो यहां पर जो लिखे पड़े हैं आपका, हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। अब इसमें ये क्या है, फोनेटिक सिंबल्स है, इन्हीं के बेस पर तो क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इन्हीं के आधार पर तो हमने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया। तो सिंबल तो मुझे चाहिए, सिंबल होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन होगा, और क्लियर प्रोनाउंसिएशन होगा तो मैं स्ट्रेस भी लगा पाऊंगा। अर्थात मुझे पहले प्रतीक चिन्ह चाहिए, प्रतीक चिन्ह होगा तो मैं उसकी लिपि लिख पाऊंगा, और लिपि लिख पाऊंगा तो मैं उसका वहां पर शुद्ध उच्चारण करने के साथ साथ में यह बता पाऊंगा कहां कितना बलाघात है, कहां पर कितना स्वराघात है। और फिर लास्ट का बड़ा ही इजी पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन को हम हिंदी में कहते हैं विस्तृत विवेचांकन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसे, विस्तृत विवेचांकन, जिसमें अपने पास में एक सेक्शन आएगा, एक पैसेज होगा, गद्यांश होगा, पेसेज नहीं होता, क्या होता है, पैसेज होता है आपका, और वह अनसीन रहेगा, अपठित रहेगा, लेंथ काफी छोटी रहेगी, अंडर 200 वर्ड्स होगा, 200 शब्दों के भीतर भीतर आपसे पूछा जाएगा, और उसमें जनरली 4 to 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। एवरेजन जो पार्ट पिछले पेपर्स का अपने को देखने को मिला है, उसमें करीबन 5-5 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, और उन 5 क्वेश्चंस में से हम इजीली कवर कर पाएंगे। वोकेबलरी सेक्शन जरूर आएगा, ये पैसेज के साथ में जो एंड दिया हुआ है, फ्रेजल वर्ब वाला अलग सेक्शन, इडियम्स का अलग सेक्शन, फ्रेजेस का अलग सेक्शन, और यहां जो वोकेबलरी है उसके मायने हैं या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा जो पैसेज से जुड़ा हुआ हो, या एंटोनिम विलोम शब्द पूछा जाएगा जो पैसेज से जुड़ा हुआ हो, या फिर आपका सिनोनिम पूछा जाएगा जो पैसेज से जुड़ा हुआ हो, या फिर मिस स्पेल्ट या रॉन्गली स्पेल्ट पूछा जाएगा जो पैसेज से जुड़ा हुआ हो, या फिर आपका करेक्टली स्पेल्ट या फिर राइटली स्पेल्ट जो पैसेज से जुड़ा हुआ हो, या फिर हमें कोई होमोनीम, होमोफीन, कैटेरोनीम, पेरोनीम इस टाइप का वर्ड पूछा जाएगा। मतलब वो वोकेबलरी का सेक्शन जो एक क्वेश्चन बनना है, कभी कभार 2, बहुत कम चांस होते हैं लेकिन कभी कभार 2 बन जाते हैं, तो वो भी कहां से जुड़ा हुआ है आपका, कॉम्प्रिहेंशन से। ये बात किसकी चल रही है, ये हमारे सीनियर सेकेंडरी की है या ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की है। नेक्स्ट पे आइए जरा, इसी में कुछ चीजें और रह गई। अब पैसेज से बाहर निकलकर अलग से भी मुझे ये 2 चीजें मिलती हैं, कौन सा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। देखिएगा पहले जो सिनोनिम, एंटोनिम या फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू पैसेज था, अब ये आउट ऑफ द पैसेज है, आउट ऑफ द पैसेज है, पैसेज से बाहर आपका पूछा जाना है। अब यहां जो टर्म एक और आया वो है एन एक्वेंटेंस विथ लिटरेरी फॉर्म्स, जो आपके साहित्यिक रूप हुए हैं उनके साथ आपका क्या परिचय है, ठीक है। अर्थात कौन कौन से लिटरेरी फॉर्म आए, उन लिटरेरी फॉर्म के साथ आपका क्या रिलेशन है, क्या जानकारी है, ये थोड़ा डिटेल्ड पार्ट है। देखने में बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन सबसे डिटेल्ड पार्ट ये नीचे वाले तीनों हैं, जिसमें नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 का हिस्सा वहां पर रहने वाला है। लिटरेरी फॉर्म है, कौन कौन से हैं, कब शुरू हुए, कौन प्रोपोगेट कर गया, किस लेवल तक पहुंचे, कहां पर कॉन्ट्रडिक्शन आया, कौन सी आपकी ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं ट्रेडिशनल, कौन सी मॉडर्न वे में चली, इनमें आपस में कौन सा एंटीथेटिकल पार्ट रहा, कौन सा सिंथेटिकल पार्ट रहा, क्या कॉम्बिनेशन बना, क्या वहां पर इनका क्लाइमेक्स पहुंचा, क्या एंटी क्लाइमेक्स रहा, सारी बातें इसमें अपनी होगी। एक नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप के लिटरेरी फॉर्म्स के अपन करेंगे। फिर नंबर 8, यहां भी एक्विंटेंस, यहां पर वह पहचान मांगी है, वह जानकारी मांगी है, वह आइडेंटिफिकेशन मांगा है, जो किसके बारे में है, लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में। किसके बारे में, आपका लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में, यानी साहित्यिक जो आंदोलन आपके हुए, ठीक है, जिसमें आपका विक्टोरियन एरा भी है, एलिजाबेथन की आप बात करेंगे, रेनेसा की आप बात करेंगे, क्लासिकल एज की आप बात करेंगे, ठीक है, गॉथिक एज की भी आप बात करेंगे। सारे के सारे जो लिटरेरी हैं जिनका काफी नाम हाईलाइट हुआ है और वो हिस्ट्री के तौर पर अपने इंग्लिश लिटरेचर में गोल्डन पेजेस का दर्जा रखते हैं, उन मूवमेंट्स की अपन बात करने वाले हैं। फिर लास्टली मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, इनका बोलबाला रहता अपने पेपर में।
हमारे भारतीय मुख्य लेखक जो अंग्रेजी में हैं, जिसमें आप नाम कुछ गिना सकते हैं, जैसे अपने पास में रामानुजन साहब हो सकते हैं, निसिम एज़ेकियल साहब हो सकते हैं, आपका कमला दास हैं, उनको आप ले सकते हैं, सरोजनी नायडू हैं, उनको आप वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के जितने भी वो राइटर्स का मतलब केवल ये नहीं कि प्रोज से, पोइट्री सेक्शन से भी आपका हो सकते हैं, सैयद अमानुद्दीन साहब हैं। तो इस टाइप के राइटर्स को जो कि मेजर इंडियन है, या फिर पुराने वाले में आप चलो तो तोरू दत्त का नाम भी ले सकते हो, जिन्होंने द लोटस है, द कैजुरीना ट्री है, उनकी बात की थी। उनका पूरा इंट्रोडक्शन, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ डेथ क्या है, उनके मेजर क्रिएशंस क्या है, उनके क्रिएशंस के अंदर की थीम क्या रही है, उन्होंने किस सेंस में क्या क्या लिखा है, और उनके सेंस के अंदर कौन से लिटरेरी फिगर्स काम में आए, वो सारी चीजें कवर करनी है। तो दोस्तों, जो आपका पार्ट जिसको आपने अभी तक छुआ नहीं होगा, जिसके बारे में आपको डर लगा होगा, वो सेक्शन ये है। लंबा जरूर है, लेंदी जरूर है, लेकिन आसान उतना ही है। ग्रामेटिकल पोर्शन से भी ज्यादा आसान है। हाँ, लेंथ थोड़ी इसकी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी आपकी। तो ये हमने किसकी बात की वहां पर, इसके सेकंड सेक्शन की बात की, जो किसके बारे में था आपका वहां पर, किसके बारे में, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का। इसका जो थर्ड सेक्शन अपने पास में आ रहा है वो किसका है, टीचिंग मेथड्स का, मेथोडोलॉजी के बारे में है। हम यहां पद्धतियों की बात कर रहे हैं, जिसे अपन आप शिक्षण विधियों का नाम भी देते हैं अपने हिसाब से। आप कहते हैं ना शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति, शिक्षण उपागम, कई कई बोलते हैं आप, वही चीजें इसके अंदर आपकी शामिल हैं, जिसमें अपन बोलते हैं टीसीजी, अपनी भाषा में टीसीजी कहते हैं, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। उसे सिलेबस में क्या लिख दिया गया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपका, जो कि व्याकरण के साथ में अनुवाद की पद्धति जो वर्षों से चली आ रही है, और उसी पद्धति पर हम भी अपने आप को ढाले हुए हैं। और वही जो आपका लेक्चर है वो सबसे शानदार जाता है जब हम जीटी का या टीसीजी का यूज वहां करते हैं। फिर इसके रिवर्सल ऑर्डर में डायरेक्ट मेथड आया, फिर उसके बाद में बीच में कुछ समय के लिए स्ट्रक्चरल मेथड को वहां पर इन्वेंट किया गया, उसे अप्लाई करने की कोशिश की गई, फ्लॉप रहा आपका। उसके बाद में ऑडियो लिंग्वल मेथड है, कॉपी किया गया टीसीजी डायरेक्ट को मिलाकर। फिर उसके बाद में सक्सेसफुली एक और पार्ट बना, जो आज के दिन अगर टीसीजी या जीटी को चैलेंज करने वाला है, वो कौन सा है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, जिसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, आपका सीएलटी। क्या नाम देते हैं, सीएलटी नाम देते हैं। ये आपके ग्रेड 3 में भी है, ये आपके ग्रेड 1 में भी है आपका, यानी ये तीनों जगह चलता है। फिर टीचिंग कैसे करनी है, प्रोज की कैसे करेंगे, पोइट्री की कैसे करेंगे, ग्रामर की कैसे करेंगे, कंपोजिशन की कैसे करेंगे, गद्य की, पद्य की, व्याकरण की, रचना लेखन की, वो आपको पता होना चाहिए। फिर अपने पास में बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आधारभूत सिद्धांत हैं, जो कि आपकी सेकंड लैंग्वेज टीचिंग के। सेकंड लैंग्वेज कौन, अपना इंग्लिश। फर्स्ट लैंग्वेज अपनी नेटिव टंग। अकॉर्डिंग टू इंडिया, भारतवर्ष के अनुसार अपन देखते हैं तो वहां पर अपना फर्स्ट लैंग्वेज, अपना मदर टंग कौन सा है, हिंदी है। और हमारा सेकंड लैंग्वेज, जिसे हम फॉरेन लैंग्वेज का नाम देते हैं, नॉन नेटिव लैंग्वेज का नाम देते हैं आपका, उसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश। तो जो सेकंड लैंग्वेज नाम यहां सिलेबस में लिखा हुआ है वो इंग्लिश के लिए। उसकी टीचिंग कैसे है, उसमें मेरे पास में 4 टुकड़े हैं, जिन्हें अपन क्या पढ़ते हैं, SGPT। क्या नाम बोलते हैं आपका, SGPT। सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग। सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग। बहुत ही छोटा और स्वीट पार्ट है, जिसके 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपके इन कंटेंट के अंदर 7 में से। तो ये जो सेक्शन है, ये 20 को आप मल्टीप्लाइड करके देखते हैं, किससे, 4 से इज इक्वल टू 40। तो ये सेक्शन अपना इतने का हो जाएगा। इससे पहले वाला पार्ट जो आप लेकर चल रहे हैं, ये पार्ट अपने पास में आएगा। तो इस वाले में अपने पास कंटेंट 9 है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां से क्वेश्चन आपके कितने बनते हैं, 40 बनते हैं। और 40 अपने पास में 2 मार्क्स ईच है, मतलब कितने का है आपका, 80 का। तो 80 + 40 इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब यहां पर ये अपने पास 120 मार्क्स का मसाला हुआ। इसके पहले जो सेक्शन आपने देखा यहां पर, ये 16 कंटेंट है, सबसे बड़ा है, सबसे इजी है। इसमें एक भी मार्क आपका कटने वाला नहीं है। एक भी मार्क किसे कहते हैं, पूरे के पूरे आप कवर करेंगे। अगर अंत तक हमारे ऐप पर, हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ में आप जुड़े हुए रहते हैं, तो एक भी मार्क आपका कटने नहीं देंगे। यहां आपके 90 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये 90 क्वेश्चंस रहेंगे आपका 180 मार्क्स के। कितने के रहेंगे, 180 के। अब आप इन्हें जोड़ सकते हैं एक बार, अगर आप गौर करें जरा, तो अपना जो पहला सेक्शन है वो कितने मार्क्स का है, 180 का। दूसरा कितने का है, 80 का। तीसरा कितने का है, 40 का है। अब प्लस करना तो आपको मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से आता होगा। यहां पर बात करते हैं अपने पास में, तो आप आराम से जोड़ सकते हैं। 8 + 8 16 + 4 20 एंड दैट इज
300 2 + 1 पूरा पेपर कितने का 300 मार्क्स का है, मतलब क्वेश्चंस कितने आपके 150। तो पहले सेक्शन से मेरे पास में क्वेश्चन कितने हैं 90 हैं आपका, दूसरे सेक्शन से क्वेश्चन कितने मेरे पास में आपका 40 हैं, तीसरे सेक्शन से मेरे पास में क्वेश्चन है वो कितने रहेंगे आपके 20 हैं। इस तरीके से ये पैटर्न आपका लेकर चलना है। ये लीजिए जी, आज हमने जो पार्ट किया वो पार्ट किसके बारे में था, अगर आप गौर करें तो ये पैटर्न अपने पास किसके लिए था, देख सकते हैं आप, ये सारा का सारा सिलेबस इंट्रोडक्शन के लिए था आपका। अब सिलेबस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसको आपके लिए वहां पर अधूरा रखा हो, एक एक चीज पे हमने गौर वहां पर किया है। तो एक बार फिर से कह दूं दोस्तों, कहते हैं ना कि कमर की पेटी बांध लीजिए, कमर कस लीजिए। अगला लेक्चर विदाउट एनी फॉर्मल डिस्कशन, बिना किसी उपदेशात्मक प्रवृत्ति के, बिना किसी आपके सरफिशियल टॉकिंग के, सीधा सीधा टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक कंटेंट आपको दे दिया गया है, इसकी पीडीएफ जल्दी आपको स्लाइड्स के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। आप तैयार रखिए, अपना एक एक टॉपिक है उसको टिक मार्क करते चलिएगा और पूरे डिटेल्ड नोशन के साथ, कहीं कोई ग्रास कटिंग नहीं होगी, कहीं पर भी कोई आपका छोटा सा छोटा मैटर नहीं छोड़ा जाएगा, हल्के से हल्का पॉइंट भी आपका छोड़ा नहीं जा सकता है। और इसके लिए एज ए चैलेंजिंग वे आपको कहूंगा कि आप किसी भी क्लास के साथ इसे कंपेयर कीजिएगा और किसी भी अदर लेक्चर के साथ में, अदर व्याख्यान के साथ में आप इस चीज का मैटर है, मटेरियल है, उसे मैच करने की कोशिश कीजिएगा। देन यू रियलाइज दैट वे यू आर एंड हियर व्हाट यू डिजायर यू विल गेट देयर। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। तब तक के लिए न्यू लेक्चर से पहले, नए वीडियो से पहले, नई क्लास से पहले सभी साथियों को हमारी टीम की तरफ से नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट।